नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज 30 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 30 अगस्त 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है ये वाली जो न्यूज़ है, आपने ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हर न्यूज़पेपर में देखी होगी है ना, मोस्टली कॉमन होती हैं। कुछ अलग होता है तो हम डेफिनेटली उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा था इसमें? तो बस सिंपल सी बात ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इस बार हमारी जीडीपी है ना, वो जीडीपी जो इस बार उसका जो रेट रहा वो कितना रहा? 7.8% की स्पीड से आगे रही। मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है। क्या होती है जीडीपी? ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे प्लस जितनी भी सर्विसेज से जो पैसा कमाया जाएगा, हम उसे क्या कह देते हैं? जीडीपी कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे इंडिया में, ठीक है, इंडिया मैंने एक रीजन ले लिया और इस इंडिया के अंदर मैंने कहा कि जो फर्स्ट ईयर था, पहला साल, उसमें किसी ने 1,10,000 रुपए कमाए, ठीक है। वो किससे? आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट से, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो क्या आ चुका है, मार्केट में बन के आ चुका है, ठीक है। और उसी साल 90,000 रुपीज कमाए गए किससे? सर्विसेज से, यानी कि सर्विस सेक्टर से। आई होप आप सब जानते होंगे, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर ना। अगर किसी ने फिनिश प्रोडक्ट से 1,10,000 रुपये कमाए और उसके साथ साथ सर्विसेज से 90,000 रुपये कमाए, यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है बेसिकली, है ना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें मान लो दूध है, ठीक है, डायरेक्टली बेचा, ठीक है, तो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। फिर दूध से किसी ने उससे मान लो बर्फी बना दी, ठीक है, मिठाई बना दी, तो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। उसमें उसका कुछ तुमने नया मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ने ऐड कर दिया। और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, जिसको हम टर्सरी या फिर सर्विस सेक्टर कहते हैं। जैसे तुमने किसी जोमेटो वाले से वो मिठाई अपने घर मंगवा के खा ली, ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो कैसे भी करके, है ना, सर्विस सेक्टर से प्लस फिनिश्ड प्रोडक्ट से जो पैसा कमाया गया उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने कहा कि जो सेकंड ईयर जब आया तो दूसरे ईयर में क्या किया हमने? दूसरे ईयर में क्या किया? मान लो फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए किससे कमाए गए? तो 1,00,000 रुपए कमाए गए किससे? गुड्स से, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स से। और मान लो फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपए किससे कमाए गए? तो इस बार सर्विस सेक्टर ने ज्यादा कमा कर दिया। तो टोटल कितना हो गया इस बार? तो 2,10,000 रुपए हो गए। उस समय कितने थे? 2,00,000 रुपए थे। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? ऑलमोस्ट तो 5% इंक्रीमेंट हुआ। तो ये क्या थी? जीडीपी की 5% की ग्रोथ थी। तो सिमिलरली इस बार की जो हमारी, और याद रखना यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो क्वार्टर टू क्वार्टर होता है ना। कितने क्वार्टर होते हैं आप जानते हो? 4 ही क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं। इस बार का जो हमारा क्वार्टर में जो जीडीपी रहा वो कितना रहा? 7.8% के हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ी। बस इतना इसमें लिखाया गया है। जैसे मार्च 2024 में कितना था? 8.4, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सितंबर 2024 में 5.6 हो गया, फिर दोबारा मार्च 2025 में 7.4 हो गया, और अब वापस से जून 2025 में कितना हो गया? 7.8%। ऐसा कहा गया है। यूएस टैरिफ कंसर्न्स क्लाउड द आउटलुक फॉर द रेस्ट ऑफ द फिस्कल ईयर। बाकी जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा? जो यूएस के टैरिफ का भी गेम चल रहा, आप जानते हो, भली बात है, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं। कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए? रिस्पॉन्सिबल होना है तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीईए जो है, ठीक है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन इसको पब्लिश करता है? तो वो सारी बातें जस्ट हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखो एक बात समझना, अगर मैं कहता हूं कि अभी आपने एक मार्केट में एक सिनेरियो देखा होगा तो इसमें डिस्कस किया गया कि अगर मान लो और ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और हमारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो क्या करोगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। अरे तो तुम दूसरी तरफ ये देखो ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उस इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं वो कम नहीं है।
अगर मैं कहता हूं कि कोई 100 प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, और 60 प्रोडक्ट पहले से यहाँ कंज्यूम होते थे और 40 प्रोडक्ट मुझे बाहर बेचने पड़ते थे, तो मुझे कुछ कर घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कंज्यूमर्स है ना वो क्रिएट करने हैं जो पहले से हैं, तो उन तक इन 40 प्रोडक्ट को पहुंचाना है ताकि इनका कंजम्पशन भी यहीं पर हो जाए। समझ गए? तो हमारी जीडीपी तो चलती रहेगी ना, पैसा तो बनता रहेगा। तो उसकी तरफ कैसे ध्यान दिया जाए, बस उसी के ऊपर इसने डिस्कस किया है। यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पैसा बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होंगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है, अगर वहां मेरी सप्लाई खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे टैरिफ लगा दिया गया है, तो क्यों ना मैं यहाँ डिमांड क्रिएट कर दूं और यहाँ के डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई बढ़ा दूं, और सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कर दूं, प्रोडक्शन शुरू कर दो। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है? और इंडिया जो है ना, इंडिया अभी उस पीक लेवल पर नहीं पहुंचा है जिस पीक लेवल पर चाइना जैसे देश पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हर फील्ड में पीक अभी बाकी है, सैचुरेशन पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो वहां तक जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुद के मार्केट का खुद के लिए क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। समझ गए? और आगे आगे आप देख रहे हो पूरी दुनिया में यही चल रहा है ना, कि सब अपने आप को एक तरीके से एक ग्रुप बनाए जा रहे हैं कि यार अपने देश में किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, हमें उसको रोकना है। समझ गए? ताकि इंटरनली क्या हो सके, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग किए जा सके, और कुछ नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ये सब बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो उन सब के बिहाफ पर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, वही सब बातें हैं। एंड सर्विसेज सेक्टर्स प्रोपेल ग्रोथ, डिफाइंग आरबीआई प्रेडिक्शंस द मोमेंटम विल कंटिन्यू सेज सीए, अभी हमने पढ़ा था अनंत नागेश्वरन। तो इसका नाम भी याद रखना। आज के दिन तुम्हारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो याद रखना अनंत नागेश्वरन। ठीक है, सीकिंग टू अलाई फियर्स ओवर यूएस टैरिफ, तो वही सब बातें। और याद रखना जो रुपया है वो 88.09 हो चुका है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। ये भी एक न्यूज आज के न्यूज़पेपर में बनी हुई है। तो India's economic growth rate in the first quarter of the current financial quickened to a 5-quarter high of 7.8%, driven by the strong performances by the sectors as manufacturing, construction and services. Government data showed gross domestic product growth as shown by the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी ध्यान रखना। The government also sought to ease worries about growth slowing in the coming quarters as a result of 50% tariffs imposed by the US on its imports from the इंडिया। ये बात तो आप जानते हो, काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वही से पुरानी बातें हो चुकी हैं। जीडीपी क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर देखो होता है ना, दिवाली के ऊपर ऑफर लगते हैं, सेल लगती है ना, तुम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ खरीदो, तो तुम कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट बिक रहा है, कुछ भी सर्विस ली जा रही है, कहीं ना कहीं पैसा जनरेट हो रहा है, और वो पैसा किस में काउंट होता है, आपकी जीडीपी में काउंट हो जाता है। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। ठीक है, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी, है ना, हालांकि हम इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ लेते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो होता क्या है, नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो इन्फ्लेशन होता है उस इन्फ्लेशन को माइनस नहीं किया जाता है, इसके अंदर हम पहले से इन्फ्लेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जो बचता है जीडीपी वो हमारी रियल जीडीपी आ जाती है। ठीक है, तो चलो बताना लास्ट ईयर जो हमारा था 2024-25 जो फिस्कल ईयर था, उसमें हमारी रियल जीडीपी क्या थी। देखते हैं कौन बताता है। अगर आप लोगों ने बजट वाला सेक्शन पढ़ा होगा, बजट वाला सेशन पढ़ा होगा, है ना, जो इस बार का बजट था, तो डेफिनेटली हमने ये चीजें वहां डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो देखते हैं कौन बताता है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस दैट गवर्नमेंट इज रिवाइजिंग द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेस ईयर। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी सरकार है वो जीडीपी का जो बेस ईयर है, देखो जीडीपी का बेस ईयर ये होता है कि जिस साल से हम उसे कंपेयर करते हैं कि यार उस समय हम इतने थे, आज इतना परसेंटेज आगे बढ़ चुके हैं, उसे हम बेस ईयर कहते हैं किसी भी चीज का। बट सरकार का कहना है कि कोविड-19 जब आया था, कोरोना जब आया था, तो हमारी इकोनॉमी लगभग डगमगा गई थी, तो हमने दोबारा स्टार्टिंग से शुरू किया, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो याद रखना जीडीपी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 से चेंज करके सरकार 2022-23 करना चाहती है, ये फैक्ट भी याद रखना।
द रिवाइज डाटा विल बी रिलीज ऑन द 27th of the Feb 2026 और इस बेस ईयर का जो डाटा है वो आपका 27 फरवरी 2026 तक रिलीज कर दिया जाएगा। द बेस ईयर फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी रिवाइज टू 2022-23। जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका बेस ईयर भी चेंज कर रही है सरकार। वाइल द बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पढ़ते हैं ना CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI पढ़ा हुआ है हमने, CPI कंज्यूमर लेवल पर जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेजर होता है, WPI है ना होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनको भी चेंज कर रही है। तो CPI जो है उसको 2023-24 करने का प्लान किया जा रहा है। पहले वो कितना था, 2012 चल रहा है पहले से, ठीक है, तो उसे 23-24 करने का प्लान चल रहा है। तो ये डाटा भी याद रखना ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आपके एग्जाम में 2-4 ही क्वेश्चन आते हैं गिने चुने, ठीक है ना, और वो बेसिकली ये होते हैं GDP, NNP है ना, आपकी पर कैपिटा इनकम, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RBI, इनके चारों तरफ ही घूमते हैं डाटा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस साल के चेंजेस जरूर याद रखना, क्या क्या प्लान कर रखे हैं सरकार ने। In June 2024, set up a 26-member advisory committee on national accounts statistics to decide the base year for the GDP data under the chairmanship of विश्वनाथ गोलदार। तो विश्वनाथ गोलदार की लीडरशिप में एक कमेटी और बनाई गई थी जो इस बात के लिए रिकमेंडेशन दे रही थी। It also focused on aligning GDP with other key macro indicators such as WPI है ना, CPI, IIP जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डाटा भी अपडेट कर लेना है। रुपी हिट्स ए न्यू लो ऑफ 88.09 रेस्पॉन्डिंग टू एडिशनल टैरिफ। देखो हमारा जो रुपया है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। $1 जो है उसकी कीमत हो चुकी है ऑलमोस्ट 88.09 रुपी। अब पैसे की है ना, जो रुपया है उसकी वैल्यू क्यों गिरती है ना, क्यों गिरती है? पॉलिटिशियंस को सुना होगा तो कुछ भी बोलते हैं ना, आपको याद भी आ गया होगा है ना, क्यों गिरती है वैल्यू। एक्चुअल में क्या होता है देखो समझना, जब किसी की डिमांड बढ़ती है ना तो सब उसकी तरफ भागते हैं। अब मैंने कहा डिमांड किसकी बढ़ रही है? डॉलर की। क्यों बढ़ रही है डॉलर की डिमांड? आप जानते हो सीधी तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो लोगों को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। जब डिमांड बढ़ेगी तो इसकी करेंसी क्या होगी? मजबूत होगी, एकदम से क्या कर जाएगा? शूट कर जाएगा। समझ गए? जब इसकी डिमांड गिरेगी तो क्या होगा? वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? गिरती चली जाएगी, जैसे इंडिया के साथ हो रहा है। अब तुम विदेशों में चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे तो डॉलर हर किसी को चाहिए, उसे हर कोई चाहता है ना, सबको चाहिए वो, लेकिन रुपया किसी को नहीं चाहिए ना। आप किसी को रुपया ऑफर करोगे तो कहेंगे रुपया मत दे, डॉलर दे दे, डॉलर लेके मैं कहीं भी चला जाऊंगा ना। तो बस ये रीजन होता है ना कि, और इसका पूरा इम्पैक्ट किसका पड़ता है? मार्केट का ही पड़ता है, कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो बस सिंपल से याद रखना, ये हमारी GDP के साथ एक न्यूज़ और थी कि हमारा जो रुपया है वो सबसे लोएस्ट 88.09 गिर चुका है। किसकी वजह से? तो अभी रीजन बताया जा रहा है टैरिफ, ठीक है, टैरिफ लग गए हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। द इंडियन रुपी फेल 0.58% to 88.09 against the US dollar on Thursday, responding to the additional tariffs imposed by the United States. The domestic currency may depreciate further in the range of 89.5 से 90 रुपए तक भी जा सकती है in coming weeks, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। Currency dealers reacted 2 days after the US tariff on Indian goods kicked in before selling of the rupee. Anindya Banerjee, currency and commodities head of Kotak Securities, said that dealers were waiting to see if the central bank would step up in and control the volatility. ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है। रैशनल रिस्पॉन्स, ये भी वही न्यूज़ है ना, सारी टैरिफ से रिलेटेड है बेसिकली ना। इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर लेवल हेडेड एक्शन इन द वेक ऑफ US टैरिफ। जैसे US ने टैरिफ लगाए तो अब इंडिया को उसके एवज में क्या करना चाहिए, बस वही कहा जा रहा है। एक्सपोर्ट मेकअप अबाउट 1/5 ऑफ द इंडिया GDP। हमारी GDP में जो 1/5 पैसा आता है वो कहाँ से आता है? प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से आता है। और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ जाएगा तो वहाँ टैरिफ लग गया तो एक्सपोर्ट कम होगा तो सीधी सी बात है हमारी GDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो जाएगी, ठीक है। द US अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 ऑफ दैट, and even within that about 40% of India's exports to the US will not be affected by the 50% tariff। लेकिन कह रहा है कि 50% टैरिफ से हमारे जो एक्सपोर्ट है इसके ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
So even though the sectoral impact of the tariffs could be quite for some sectors, the macroeconomic impact is likely to limited. यानी कि इतना impact पड़ेगा कि वो इतने बड़े लार्ज स्केल पर हमें देखने को नहीं मिलेगा. The dual approach of rekindling dialogues with China while also trying to propel domestic consumption through GST rate cuts should therefore go a long way in mitigating to हिट. तो सिंपल सा ये कह रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वही RIC है ना, रशिया इंडिया चाइना. तो इंडिया चाहता है यूएस से भी डील करके रखूं, इंडिया चाहता है रशिया से भी तेल पाता रहूं, इंडिया चाहता है चाइना से भी डील करता रहूं. आपने पढ़ा होगा आज ही के द हिंदू में है ना, न्यूज़पेपर में ये भी खबर थी कि हम किससे डील करके आए हैं, जापान से, है ना. इवन जापान के साथ हमने है ना ट्रिलियंस ऑफ द येन के अंदर डील किया है. ठीक है, तो हम अपने जो अदर जो ऑप्शंस है उनको ढूंढ रहे हैं और बेटर ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं. और आपने देखा होगा बेटर ऑप्शन है भी हमारे पास, तो अमेरिका की तरफ ना जाकर हमें उनकी तरफ जाना चाहिए. और वहीं से तो ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट आया. अभी आपने देखा होगा कल चाइना ने कह दिया कि हम डॉलर को डीडॉलराइज करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं? कोई नई करेंसी लॉन्च कर देंगे और फिर जो अमेरिका वो एक तरफ गिरता नजर आएगा. और भी एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, जो यूएस है, यूएस कोर्ट ने, हालांकि ये कल के न्यूज़ में आपको मिलेगी, आज सुबह की न्यूज़ है ना, यूएस कोर्ट ने ट्रंप के जितने भी टैरिफ है ना उनको 90% टैरिफ को इलीगल बताया है. तो मे बी है ना वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि डेफिनेटली वापस से गिरा दिए जाए. तो ये जो टैरिफ की लड़ाई चली थी ना, जो ब्रिक्स मीटिंग से चली थी लास्ट ईयर वाली, जो रशिया में हुई थी, जहाँ पे इन्होंने अमेरिका को साइड में करने का प्लान बनाया था, तब से चली आ रही है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इवन अगस्त का भी अब जाने का टाइम आ चुका है ना, लास्ट पे खड़े हम. ये लड़ाई चली आ रही है, कंटिन्यू है. तो मे बी ये महीने 2 महीने और चले. तो जो भी डाटा अपडेट हो उसे प्लीज़ ऐड ऑन कर लेना. ठीक है, बाकी वही सब बातें हैं जो हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बार बार उनको दोबारा रिवाइज करने से कोई फ़ायदा है नहीं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. Supreme Court returns to the full strength of 34 with 2 new judges. देखो आपको पता है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कब बनी थी? 26 ऑफ द जनवरी 1950. लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया था? 28 ऑफ द जैन 1950. जब ये बनी थी, जब ये पहली बार बनी थी, है ना, याद रखना इससे पहले 2 सुप्रीम कोर्ट बन चुकी हैं. 1774 में बनी थी, किससे? तो बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इससे 1774 में बनी थी. उसका जो CJI बनाया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन था? तो लॉर्ड एलाइजा इम्पे. ठीक है, और ये कोलकाता में बनी थी. लेकिन हमने इससे क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था. अगेन दोबारा से याद रखना, 1935 के एक्ट से 1937 में एक और सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, जिसे फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया. और उसको कहाँ पर बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया. ठीक है, उसका जो CJI बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना होता है? तो आपके मॉरिस गुइयर. ठीक है, लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप इन दोनों के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो? सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? तो एक लंदन में बनी हुई थी प्रीवी काउंसिल, तो यू कैन अप्लाई टू प्रीवी काउंसिल, जो कि लंदन में बनी है. तो अब बताओ विच वन इज द सुपीरियर? तो सुपीरियर तो ये हो गई ना, तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है. तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हम रिपब्लिक हो गए, जब हमने हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो हमने क्या किया? हमने दोबारा से खुद की सुप्रीम कोर्ट को बना लिया. और जो हमारी वाली सुप्रीम कोर्ट बनी वो कब बनी? 26 ऑफ द जनवरी को. वो जब बनी तो उसमें 1+7 यानी कि 8 का स्ट्रक्चर था. एक क्या होते थे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अदर जज होते हैं. और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मैक्सिमम एज 65 ईयर एज होती है. अगर हाई कोर्ट में बनता तो 62 ईयर एज होती, ये भी आप जानते हो. आज क्या स्ट्रक्चर है? अच्छा, पहला CJI कौन था? हीरालाल जे कानिया, ये भी आप जानते हो, HJ कानिया जी, है ना. क्या कोई वुमेन आज तक CJI बनी है? तो आज तक कोई वुमेन CJI नहीं बनी है. जज तो बहुत सारी बनी है. ठीक है, अगर आपसे पूछे आज कितना स्ट्रक्चर है, एट प्रेजेंट क्या स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का, तो याद रखना 1+33 यानी कि 34. तो एक कौन है? CJI, है ना. और ये CJI को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहते हैं, ध्यान रखना. ठीक है, ये जो CJI होता है, ये आज के दिन कौन है? तो BR गवई जी, है ना, आप जानते हो. और ये भी चेंज होने वाले हैं बेसिकली, ना, 65 साल के हो जाएंगे नवंबर में.
और सीजीआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है आप जानते हो, कॉलेजियम सिस्टम से हमने बहुत बार पढ़ा है। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू नहीं हो, है ना, अपने सेशंस ढंग से देखे नहीं है, एग्जाम आ गया तो आप देखने की कोशिश कर रहे हो। हम पढ़ चुके हैं क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम। फर्स्ट जजेस केस याद करो 1981 वाला, फिर सेकंड जजेस केस 1993 जिसमें पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, कॉलेजियम का, कि भाई कॉलेजियम होना चाहिए, ठीक है, 1+2 की स्ट्रक्चर बनाई गई। फिर आया 1998 में थर्ड जजेस केस, उसमें कहा गया भाई कॉलेजियम को बढ़ाओ, 1+4 की स्ट्रक्चर आई, 5 आए, ठीक है। फिर 2014 में क्या लाया गया, तो एनजेक लाया गया। फिर एनजेक को क्या कर दिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और नल कर दिया, ठीक है। और एनजेक जो था वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, आप ये भी जानते हो। बट अगर आपसे पूछे कि कॉलेजियम कौन लाया था, तो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया था, ठीक है। वो एक कल्चर है कि भाई टॉप मोस्ट जजेस होंगे वो क्या करेंगे, जज की अपॉइंटमेंट करेंगे। दिस सिस्टम इज नोन एज कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। ये सब बातें हम जानते हैं। तो बस यही है कि जो जजेस हैं उनकी फुल स्ट्रेंथ हो चुकी है, ठीक है। आप जानते हो इनको रिमूवल प्रोसेस हमने कितनी बार पढ़ा है, किसके बारे में, जस्टिस वर्मा के केस के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसीजर सेम है। इसका आर्टिकल 124 का 4 है और इसका आर्टिकल 217 है। इसको भी हमने काफी बार पढ़ा है। जब ये पहली बार बना तो इसमें 1+7 8 की स्ट्रक्चर थी, 1916 में 14 की स्ट्रक्चर हो गई, 1948 में 18 की स्ट्रक्चर होगी, 1986 में 26 कर दिए गए, ठीक है। ये 48 नहीं है, ठीक है, 68, ठीक है। फिर 86 में से 26 हो गया, 2009 में 31 हो गए और 2019 में 34 हो गए, तब से 34 है। चलो बताना मुझे किसके हाथ में ये पावर होती है कि वो नंबर ऑफ जजेस को चेंज कर दे। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कहता है कि नहीं नहीं यार अब हम क्या करते हैं 34 नहीं हम 40 जज कर लेते हैं, या कोई और अथॉरिटी है जो नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, समझ गए। तो बताना उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। पैक्ट विद द टोक्यो टू एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है। जो टोक्यो है बेसिकली ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो वहाँ पर गए हुए थे, और जब मोदी जी वहाँ गए हुए थे तो मोदी जी ने वहाँ पर बहुत सारी डील वगैरह की है ना, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब ये वहाँ पर गए हुए थे तो बेसिकली यह समझना द JCM इज ए जैपनीज इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव जो जैपनीज प्रैक्टिस करते, क्या होता है अभी पढ़ते हैं, वेयर द कंट्री इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। कंट्री क्या करती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मैकेनिज्म है, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, ठीक है। देखो कुछ नहीं, मैं सिंपल समझा देता हूँ ना, पढ़ लेना। मैंने कहा ये है एक कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, है ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझना। मैंने कहा इस कंपनी को 100 यूनिट अलाउ है, ये 100 यूनिट तक कार्बन का एमिशन कर सकता है। अगर इसके ऊपर करा तो हम इसके ऊपर फाइन लगा देंगे, समझ गए। अब मैंने कहा नंबर 2 कंपनी के लिए भी यही है कि भाई 100 यूनिट ये फ्री है, अगर 100 यूनिट से ज़्यादा अगर ये कार्बन एमिट करेगा तो फाइन लगा देंगे, जो भी है। अब सोचो इस वाले ने 60 यूनिट ही क्या किए, पूरे किए, 40 यूनिट जो थी इसने बचा दिए, सेव कर लिए, ठीक है। तो अब ये जब बेचारा मेहनत कर रहा है, जब ये कार्बन एमिशन नहीं करके, आप जानते हो कि हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना है 2050 तक, ये दुनिया का टारगेट ईयर है, और हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना है 2070 तक, ये इंडिया का टारगेट ईयर है। और उसे अचीव करने के लिए हम सोलर स्कीम चलाते हैं, घर घर सोलर लगाते हैं ना, विंड पावर लगाते हैं, हाइड्रो पावर लगाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं। तो हमने कहा कि इन्हें करना क्या है कि मान लो इस आदमी ने 100 यूनिट में से 60 यूनिट यूज़ की, 40 यूनिट बच गई। इस आदमी ने मान लो इस आदमी ने 140 यूनिट यूज़ कर ली, ठीक है, यानी कि 140 यूनिट इसने कार्बन एमिशन कर दिया। तो इसके ऊपर तो 40 का लगेगा फाइन कि भाई तुम तो इस लिमिट से आगे चले गए। और इस आदमी को 40 सेव करने के लिए क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, है ना। इनाम को क्या कह देते हैं, इंसेंटिव कह देते हैं। तो ये जो 40 इससे फाइन दिया जाएगा, इसे दिया जाएगा, तो ये अगली बार कोशिश करेगा, अरे वाह यार मैं 40 बचा रहा था तो मुझे पैसा मिल रहा था, तो क्यों ना मैं क्या करूं, कार्बन एमिशन कम करने के लिए मैं हाइड्रो पावर पे चला जाऊं, क्यों ना मैं इतने बड़े प्लांट को चलाने के लिए सोलर पावर का यूज करूं। और उसके लिए सरकार सब्सिडी ये सब तो देती है।
क्यों ना मैं इसको बचाने के लिए विंड पावर का यूज करूं। तो डेफिनेटली जो कंपनियां हैं वो कंपटीशन में आएंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे पोल्यूशन कम हो जाएगा। ऐसा करके याद रखना, जो आपका जापान है उस जापान ने 2050 तक का टारगेट ईयर बना रखा है कि मैं जीरो कार्बन हो जाऊंगा, बिल्कुल जीरो एमिशन ही नहीं करूंगा। और 2030 तक उसने ऑलमोस्ट 46% एमिशन फ्री होने का टारगेट बना रखा है। तो क्यों ना हम भी क्या करें, वो जो एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है वो किसके साथ कर लें, जापान के साथ। और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, आप जानते हो। तो दिल्ली टोक्यो कह दो, इंडिया जापान कह दो, बात तो वही है, कैपिटल टू कैपिटल्स, कंट्री टू कंट्री, समझ गए। तो उसी की बात कर रहा, क्यों ना हम भी ऐसे किसी मैकेनिज्म को यूज करें। और इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट, आप जानते हो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, जिससे अभी यूएस ने विड्रॉ कर लिया था। तो उस पेरिस एग्रीमेंट का जो सेक्शन 6.2 है, आर्टिकल 6.2, वो भी यही कहता है, इट विल ऑल्सो इनेबल द इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। इसे कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर आपस में ट्रेड किया जा सकता है। generated from such projects under Article 6.2 of Paris Agreement with Japan and other countries on similar lines without adversely impacting India's NDC से national determined contribution भी कहते हैं। तो nationally determined contribution या NDC commitments, the statement added India's NDC commits to reduce emission intensity by 45% by 2030 from 2005 levels, achieving 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। तो इस वाले फैक्ट को याद कर लेना कि जैसा जापान वो यूज कर रहा है ना एनडीसी से, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से, उस एनडीसी से हमारा इंडिया ने 2030 तक 45% कार्बन को रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया है, जिसमें ऑलमोस्ट जो 50% जो पावर है वो किससे जनरेट होगी, नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट होगी। यानी कि किससे, तो आपके सोलर पावर से, विंड पावर से, इनसे क्या होने वाली है, जनरेट होने वाली है। The 15th annual summit helped take stock of the progress made in India-Japan special strategic and global partnership since 2014। तो ये भी याद रखना, हम 2014 से 2014 से एक दूसरे के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप भी करते आ रहे हैं, एंड क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूड कॉपरेशन बेनिफिटिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन एंड बियॉन्ड। तो हमें उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। इट विल ऑल्सो इनेबल द इंटरनेशनल ट्रेडिंग, वही सब बातें जो अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। जापान सेट ए रिडक्शन टारगेट ऑफ 46% फॉर ग्रीन हाउस एमिशन। आप जानते हो ना ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, कार्बन, मीथेन, ये सब है ना। उसका 46% क्या करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है बाय फिस्कल ईयर 2030 तक, कंपेयर टू इट्स फिस्कल ईयर 2013। यानी कि 2013 की कंपेयर में 2030 तक ये इसको कितना करने वाला है, 46% कम करने वाला है, एज पार्ट ऑफ इट्स अपडेटेड एनडीसी। Furthermore, Japan stated it would continue strenuous effort to reach an even more ambitious target of a 50% reduction। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। Under its nationally determined contribution, Japan aims to achieve carbon neutrality by 2050। तो हम भी जापान की मदद से कार्बन न्यूट्रलिटी को जल्दी पा सकते हैं, ठीक है। तो वही बात कर रहा हूं और कुछ नहीं है। दिस लॉन्ग टर्म गोल इज पार्ट ऑफ जापान्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज विच ऑल्सो इंक्लूड एम्बिशियस मीडियम टर्म टारगेट्स फॉर ग्रीन हाउस, है ना। वही सब बातें लिखी हुई हैं। काम बिफोर स्टॉर्म, द फॉल आउट फ्रॉम प्रोबेबल जॉब लॉसेज नीडेड टू बी एड्रेस। देखो क्या कह रहा है कि होता है ना, आपने कहावत सुनी होगी कि तूफान आने से पहले बिल्कुल शांति छा जाती है, और कहते हैं ना कि यार इतनी शांति क्यों है, तूफान आने वाला है। तो तूफान से पहले की शांति चल रही है मार्केट में, और तूफान कैसा आने वाला है, जॉबलेस तूफान आने वाला है। मतलब बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, और उस जॉबलेस में बहुत सारे इम्पैक्ट, बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा है किसका, एआई, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो आप जानते हो बहुत सारे लोगों की ऑलमोस्ट है ना उस फील्ड में जॉब ले ली है, ठीक है। और एआई सबसे पहले कब आया था, 1956 में। आप जानते हो एआई का फादर किसे कंसिडर किया जाता है, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। हालांकि काफ़ी टाइम बाद आज हम पढ़ रहे हैं, 2-3 महीने बाद ये न्यूज़ आई है एआई के ऊपर कुछ। तो याद रखना इसका फादर किसे कहते हैं, जो बच्चे अभी 2-3 महीने पहले जुड़े हैं, जॉन मैकार्थी, ठीक है। जॉन मैकार्थी इज द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एआई। फिर इसी एआई को 2022 में कौन ले आया, तो आपका सैम ऑल्टमैन। और सैम ऑल्टमैन ने इसका नाम क्या दे दिया, चैट
जीपीटी, आप इससे चैटिंग कर सकते हो। और ये जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, जो पहले से ट्रेंड है, जो पूछोगे आंसर दे देगा। फिर इसका चैट जीपीटी का वर्जन कौन सा आ गया, 4 आ गया, जिसमें आप वीडियो ऑडियो सब यूज़ कर सकते हो और उसी का कमाल चल रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बुरे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी है ना, दोनों को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आज के समय में एआई से जॉब का खतरा बहुत है, तो हमें इससे पहले कि वो तूफान आ जाए उस तूफान को रोक देना चाहिए। बस यही कहने की कोशिश करो और कुछ नहीं कर रहा है ना। सिंपल से डाटा जिसमें लिखे हैं जस्ट रीड कर लेना। मार्केट है ना, मार्केट आप देख रहे हो कितना उथल पुथल हो रखा है। सोचो वहाँ पर टैरिफ लग गया, आपने देखा होगा ना कितनी सारी फैक्ट्रियों ने काम करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि माल जा नहीं रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, डिमांड नहीं आ रही है। जब डिमांड नहीं आ रहे हैं तो बेचारे सप्लाई कहाँ से पूरी करेंगे? सप्लाई पूरी करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए उनके पास आगे से डिमांड चाहिए, डिमांड है नहीं, तो क्या कर रहे हैं? जॉब कट कर रहे हैं। जहाँ 3 आदमी की जरूरत थी वहाँ 2 आदमी कर रहे हैं, जहाँ 2 की जरूरत वहाँ 1 आदमी कर रहा है काम। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या होने वाला है, उथल फुथल होने वाले, जिसमें सबसे बड़ा रोल या तो एआई का है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है, यूएसए के टैरिफ का है। ठीक है, किसका? अमेरिका के जो टैरिफ लग रहे हैं उसका। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप अच्छे से जानते हो, लोगों की जेब में पैसा आता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, पैसा कम होता है तो इन्फ्लेशन घट जाता है। और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितना है, 4 + -2 यानी 6 और 2 के बीच रहना चाहिए। अभी देखा ना आपने, भारत में इन्फ्लेशन 1.55 हो गया, जो कि गलत बात है, कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया। तो हमारे यहाँ पर जॉबलेस इकोनॉमी बने, उससे बेहतर हम इन सब चीज़ों के ऊपर काम करें और इसको ठीक कर ले। वहीं फिर दोबारा से पहली न्यूज़ पे आ जाओ, जीडीपी है ना। आज पूरे द हिंदू में जीडीपी से आगे पीछे घूमती हुई चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है ना। वैसे भी सैटरडे है तो इतनी न्यूज़ होती नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो ये सब बातें इसने डिस्कस की हुई हैं। The recovery from the massive flooding of coal mines across mining states of Jharkhand, West Bengal, Odisha and Chhattisgarh could be a protracted process, the effect of which would be felt for months. ठीक है, तो इसका भी है ना, हमने उसमें बहुत सारी जो माइनिंग वगैरह थी बंद कर दी है ना। While the center has promised to address the near-term liquidity concern of these sectors, the more human fallout of the highly probable large-scale jobs losses must be addressed if the gains from the historic easing in retail inflation for 9 consecutive months are to be leveraged in a sustained manner to maintain. Disinflation refers to a decrease in the rate of inflation, which means that prices are still rising but at a slower pace than before. तो ये भी गलत चीज़ है ना। A healthy amount of the disinflation is necessary since it prevents the economy from overheating. तो एक healthy disinflation भी होना चाहिए। ठीक है, disinflation can be caused by various factors, जैसे कि a slowdown in economic growth, इससे भी हो सकता है। डिमांड है ना, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने पढ़ा एमपीसी है ना, तो बहुत ज़्यादा रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए ना, पैसा ही तुम्हारी जेब से सारा निकाल लिया जाए तो भी डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा है ना। हायर इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा पैसा लेंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, और लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अगर सरकार ही खर्च नहीं करेगी है ना तो उससे भी क्या आ जाएगा, डिसइन्फ्लेशन पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफाइंग इंडियाज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस विपुल अनिकांत ने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल। कह रहा है, आपने सुना होगा कोटा बड़ा फेमस है ना। कोटा किस लिए फेमस है आप जानते हो, बच्चे पहुंच जाते हैं एक सपना लेकर के, डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे है ना, आईआईटी पास करेंगे है ना, क्लैट क्लियर करेंगे, बहुत सारे है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इसमें, जेई नीट सीयूईटी क्लैट है ना। पहले होता था कि किसी बच्चे की 12th क्लास में 90% नंबर आ गए तो किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और वो पास आउट हो गया। आजकल क्या हो गया, अगर आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाना है, बढ़िया कॉलेज में जाना है, तो आपको एक सर्टेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उस सर्टेन एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा ओवर वो कर रखा है कि बच्चों के मन में ऐसा भय बना दिया गया है कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो तो पता नहीं क्या होगा। तो आपने देखा होगा नीट के लिए बच्चे तैयारी करने जाते हैं, ठीक है, नहीं होता एग्जाम, सुसाइडल केस, स्ट्रेस फेस करते हैं, 6 बार में नहीं निकला, 7 बार में निकला, 8 बार बच्चे लगे हुए हैं है ना, पूरे 8 साल ज़िंदगी के ख़राब कर लिए उस चक्कर में, क्योंकि हमने उसको ओवर प्राइस कर रखा है बेसिकली ना, उसको ज़्यादा हवा दे रखी है। तो क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये जो सिस्टम है हमारा जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, इसको डिटॉक्सिफाई किया जाए। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें है ना, इसके दूसरे अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा ही क्यों है? अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका है इनमें? सबसे बड़ा इम्पैक्ट है पैसे का है ना। आपने देखा होगा नीट की तैयारी करने कोई जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो कहते हैं हम कराएंगे तैयारी, हमसे पढ़ो, हम कहेंगे 2 लाख रुपए लेंगे तैयारी के, 6 महीने 10 महीने जो भी है।
सोचो बच्चे का नहीं हुआ, फिर बच्चे ने कोशिश की, फिर 2 लाख रुपए लग गए, घर वालों का प्रेशर, अचानक बच्चा गुस्सा करता है, सुसाइड कर लेता है। दूसरा, हमारे लोगों की जो मिडिल क्लास है बेसिकली, वो सबसे ज़्यादा डरता है अपने फ्यूचर से, है ना। हाई इनकम क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा उसके पास, लोअर जो है कैटेगरी उसको प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा दिक्कत, इसका पैसा है, पैसा खूब आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से खींच लिया जाता है। बात समझ में आ रही? 2-2 लाख रुपए वो भर रहा है फीस, है ना। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, सपना है कि बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्यों ना इस सिस्टम को चेंज किया जाए। इस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, बस वही डिस्कस किया। तो जस्ट पढ़ते हैं। एवरी ईयर नियरली 70 लाख स्टूडेंट्स इन इंडिया compete for undergraduate seats appearing for the entrance examination such as JEE, National Eligibility cum Entrance Test, NEET, Common University Entrance at CUT, or Common Law Admission Test, CLET. With a fixed number of seats, the competition is intense, fueling a coaching industry and a culture of relentless pressure. Recent controversies such as branch closure and financial misconduct at a major JEE coaching center and enforcement directorate, आप जानते हो ना ED, है ना। कब बना था ED? 1956 में जब इसका नाम क्या था? EU एनफोर्समेंट यूनिट। आजकल हम इसे 1957 के बाद से ED कहने लग गए। Raid and student suicides highlight a broken system. It is time to rethink undergraduate admissions, prioritizing fairness, equity and student well-being. तो वही सब बात कर रहा है ना। जैसे आपको अगर मान लो JEE करनी है तो उसके लिए 15 लाख, ठीक है ना, चार्जिंग फीस 6-7 लाख रुपए लेते हैं 2 ईयर के प्रोग्राम के ना। तो इन सब से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको कैसे कम किया जाए, बस वही बात कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट आपको रीड करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, रीडेबल है बस। इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड एनर्जी सोवरेनिटी इज द न्यू ऑयल। देखो, जो नई दुनिया चल रही है ना, मार्केट, उस मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है इन फ्यूचर, अगर मान लो आप लोगों को रहना है सही सलामत, है ना, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एनर्जी सोवरेनिटी होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी सोवरेनिटी? तो सोवरेनिटी क्या होता है? आपने कभी हमारी प्रेमबल पढ़ी है? अपने देश की प्रेमबल पढ़ी है कभी? है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय, है ना, रिजोल्व इंडिया इनटू सोवरेन। पहला ही वर्ड हमने सोवरेन लिख रखा है, यानी कि हमारा कल्चर, नेचर है। हमने पॉलिटी में पढ़ा था, हमारे प्रेमबल को पढ़ने के 5, 3, 5, 2 एक फॉर्मूला होता है। 5 हमारे नेचर हैं, 3 हमारे जस्टिस हैं, 5 लिबर्टी हैं और 2 हमारी इक्वलिटी हैं। तो पहला नेचर क्या है मेरे देश का? सोवरेन, यानी कि हम किसी पे भी डिपेंड नहीं है। वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, हम किसी गुलाम नहीं है, सोवरेन हम। तो अगर हमें फ्यूचर में सस्टेन करना है ना, तो सोवरेनिटी, किसकी सोवरेनिटी की बात कर रहा है? एनर्जी सोवरेनिटी इज अ न्यू ऑयल, ये कहना चाह रहा है। समझ गए ना क्या थीम है? वही हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ना। चाइना, डेफिनेटली जहाँ एनर्जी की बात होगी चाइना की बात होगी। चाइना जैसे देश जो मोर देन 85% जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करके बैठे? स्टोर करके बैठे हैं। जैसे आपने पढ़ा था रिपब्लिक, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ से 80% जो कोबाल्ट है वो कौन निकालता है? चाइना निकालता है। तो चाइना बहुत आगे चला गया। विंड पावर की बात कर लो, एनर्जी की बात कर लो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मेरे पास ये भी नहीं है, तो मेरे पास कम से कम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो होने चाहिए। कल को अगर मान लो इन देशों ने, जैसे आजकल मार्केट बन गया ना कि दूसरे देश का प्रोडक्ट मेरे देश में नहीं आना चाहिए। सोचो कल को सब ऐसा करने लग जाए, हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, हमारे पास फैक्ट्री चलाने को तेल ही नहीं है, है ना, पेट्रोलियम नहीं है, क्रूड ऑयल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? तो हमें क्या करना चाहिए? इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल एंड मोर देन 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस। सोचो हम इतना बाहर से इंपोर्ट करते हैं। This is not just an economic figure, it belongs in our national risk register. समझ गए ना? सबसे बड़ा रिस्क हमारे देश के लिए। कल को अगर इन्होंने ये देना बंद कर दिया तो हम एकदम से बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें इनकी डिपेंडेंसी को कम करना है, तो हमें इनके रिसोर्स भी ढूंढने चाहिए। आपने देखा होगा ना, काफी बार न्यूज आती है कि हमने इतना कोयला ढूंढ लिया, इतना पेट्रोल ढूंढ लिया, है ना। As conflict zones multiply, sea lanes narrow and supply chains fragment, every imported barrel becomes a liability. In this landscape, Russian oil has become India's biggest swing factor. और हम वहाँ से क्या कर रहे हैं? जब आपने पढ़ा होगा कि जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए। कोई देश अगर रशिया से ऑयल खरीदेगा तो सैंक्शन लगेंगे। इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट पर खरीदा और इंडिया अपने रिजर्व भरा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रिजर्व कब तक चलेंगे?
अगर किसी दिन ये सब बंद हो गया और हमें अमेरिका के प्रेशर में आके सब बंद करना पड़ा तो बर्बाद हो जाएंगे। जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे वो तो रह ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वही सब इसमें लिखा है। सिंस 2022 रशिया हैज emerged as the country's single largest supplier, accounting for roughly 35% to 40% of total crude imports in 2024-2025 from barely 2% before the Ukraine war। पहले हम लगभग 2% खरीदते थे और यूक्रेन वार के बाद हम लगभग 40% किससे खरीद रहे हैं, तो हम किससे खरीद रहे हैं, रशिया से। Solar and wind, though scaling fast, are still under 10% of the global energy mix. Exploration investment in the oil and gas have fallen sharply even as demand remains high. The result is a structurally tight supply that is vulnerable to even minor shocks. First, coal gasification होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इंडिया हैज ओवर 150 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व, हमारे पास 150 बिलियन टन कोल के रिजर्व है, लेकिन हमारे पास एक्सट्रैक्शन नहीं अच्छा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, बताना अभी है ना, मेघालय की न्यूज़ है, बताना क्या नाम था उस मिनिस्टर का। मेघालय से पूछा गया, सरकार ने, वहाँ की कोर्ट ने पूछा कि भाई बताओ, लगभग 40,000 टन का एक पहाड़ था, पहाड़ समझ तो, कोयले का पहाड़, वो पहाड़ गायब हो गया, मतलब इलीगल माइनिंग कर दी भाइयों ने, है ना। तो हाई कोर्ट ने पूछा भाई पहाड़ कहाँ गया, तो बताना मुझे उस मिनिस्टर का नाम, बहुत फेमस हुआ था अभी पिछले वीक की बात है। वो बोलता है कि बारिश बहुत होती है मेघालय में, क्योंकि आप जानते हो मेघालय में बेसिकली 3 मेन पहाड़ियाँ है ना, गारो, खासी और जयंती, और इनके बीच में आपने देखा होगा एक जगह है जिसको हम मोसिन राम कहते हैं, और मोसिन राम वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है ना, मैक्सिमम रेन इन द वर्ल्ड है ना, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहते हैं उसे ना, सबसे ज़्यादा बारिश हो, हमेशा बारिश होती रहती है ऑलमोस्ट, है ना। तो मोसिन राम वही है। तो उस मिनिस्टर ने कहा कि इतनी बारिश हुई कि सारा कोयला बह के, कोयले नहीं, कोयले का पहाड़ बह के बांग्लादेश चला गया। ये हो रहा है यहाँ पे। तो कहाँ से तुम अपने आप को उस एनर्जी गैप, इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं ना, इस मार्जिन को कहाँ से फुलफिल कर पाओगे ना, बताना कौन था वो महानुभाव है ना। बट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन गैसिफिकेशन है ना, हम इसको कम कर सकते हैं। वी मस्ट ओवरकम द एस बैरियर विद इनोवेशन। सेकंड, बायोफ्यूल्स वेयर रूरल एम्पावरमेंट मीट्स नेशनल सिक्योरिटी। हमें बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ना 2023 में जब हमने G20 किया था तो हमने क्या किया था, बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने की बात कही थी। तो हमने इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाया था, ठीक है। और जब 2015 में है ना, जब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, तो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, जो कि 2015 में शुरू हुआ था। किसके साथ, इंडिया प्लस फ्रांस, दोनों ने मिलकर शुरू किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो याद रखना गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था हरियाणा, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा जो भी है, ठीक है। तो हमें इन पे फोकस करना चाहिए। थर्ड, तीसरा कौन सा है, न्यूक्लियर और ए जीरो कार्बन बेस्ड लोड फॉर ए डिस्पैचेबल फ्यूचर। तो हमारे पास न्यूक्लियर होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि अमेरिका से डील नहीं हुई है। 2008 में हुई थी, आज तक अमेरिका में न्यूक्लियर वगैरह देता नहीं है, सैंक्शंस लगे पड़े हैं। आपने एनक्लेट है ना, एनडीक्लेट नाम से एक्ट पढ़ा होगा, 2010 वाला, एक बार पहले न्यूज़ में आया था, है ना, जिसमें बहुत सारी हमने पढ़ा था ना, वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, तो हमने लॉज बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे कि अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा डैमेज होता है, तो उसके लिए कंसर्न कंट्री या कंसर्न कंट्री या उसकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो लोग डरते हैं भारत में, है ना, ये सब प्लान करने से। तो हमारी सरकार उसे भी चेंज करने की प्लान बना रही है, ठीक है। एनक्लेट जो वो था, एनडीक्लेट नाम से जो आपका एक्ट था 2010 वाला, समझ के, तो इसे कह रहा है न्यूक्लियर डैमेज वाला, ठीक है। 5 है ना, जैसे कोल गैसिफिकेशन, बायोफ्यूल्स, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन पे जाना चाहिए, है ना, पंप हाइड्रो पावर, इन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, ये अल्टरनेटिव हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। आइस एज एरा ड्रैगन फ्लाई रिडिस्कवर्ड। तो बस सिंपल वन लाइनर में याद रखना, इसका नाम है क्रोकोथेमिस एरिथेरिया। आपसे पूछेगा रिसेंटली क्रोकोथेमिस एरिथेरिया वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज दिस। तो सिंपल याद रखना, ये एक आइस एज का उस जमाने का ड्रैगन फ्लाई है जिसको डिस्कवर कर लिया। और ड्रैगन आप जानते हो क्या होते थे ना, तो उस जमाने का ही कोई एक ऐसा जीव है जिसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है, उसे ढूंढ लिया गया है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द इल्यूसिव ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज क्रोकोथेमिस एरिथेरिया इन द हाई एलिवेशन रीजन ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट। तो आपके वेस्ट घाट में मिला है, ठीक है, इस वाले वेस्टर्न घाट में मिला है। द स्पीसीज हैड प्रीवियसली बीन मिस आइडेंटिफाइड और ओवरलुक्ड इन दिस रीजन ड्यू टू इट्स क्लोज रिजेम्बलेंस टू द मोर वाइड स्प्रेड लोलैंड स्पीसीज क्रोकोथेमिस सर्विलिया।
तो हम इसको अभी तक क्रोकोथेमिस सर्विलिया से कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, तो इसका पूरा नाम है क्रोकोथेमिस एरिथेरिया, जो कि आइसिस के स्टमक का कोई ड्रैगन फ्लाई है। ठीक है, सिंपल से याद रखना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वन लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। केरल में मिला है 8 states propose cess on sin luxury गुड्स अबव प्रपोज जीएसटी रेट्स। तो देखो हमने कई बार पढ़ा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब आया था, 1 जुलाई 2017, आप जानते हो। इसलिए 1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं, तो जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी बार पढ़ा है। जीएसटी की जो काउंसिल होती है, उस काउंसिल को हेड कौन करता है, तो आप ये जानते हो इसका चेयरपर्सन कौन होता है। तो चेयरपर्सन कौन होता है इसका, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है कौन है आज के दिन, तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, उसके साथ जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है वो होता है, प्लस ऑल स्टेट्स के फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ये सब मेंबर होते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि जो जीएसटी है उसकी स्लैब क्या थी, 0, 5, उसके साथ 12, उसके साथ 18 और 28%। तो हमारी सरकार अभी क्या प्लान कर रही है, सरकार ये प्लान कर रही है कि हम 12% और उसके साथ साथ जो आपका 18% है, 28%, उन दोनों को क्या कर देंगे, 12 और 28% को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ 0 रखेंगे, 5 रखेंगे, 18 रखेंगे, और एक नया ऐड किया जा रहा है जिसे कहा गया 40%, और वो किस पर लगेगा, सिन प्रोडक्ट पे। आप ये भी जानते हो क्या होते हैं सिन प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली बहुत ही है तो लग्जरियस प्रोडक्ट है, या फिर कह सकता हूँ जैसे होता है ना तंबाकू, सिगरेट है ना, अल्कोहल, इन सब के ऊपर। ठीक है, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप जानते हो पीने वाला पिएगा, इसलिए उस पर 40% किया जा रहा है। आपने कोरोना में देखा था है ना, चारों तरफ कितनी वो हो गई थी, लेकिन दारू वगैरह, अल्कोहल वगैरह कितनी महंगी बिक रही थी। 100 रुपए की बोतल 1000 रुपए मिल रही थी, लेकिन फिर भी पीने वाले पी रहे थे। सरकार ही जानती है, तो सरकार ने उन पर तो 40% कर दिया। और जो आपका याद रखना बहुत अच्छी न्यूज़ है, देखा जाए तो 12 और 28% स्लैब को ही गायब कर दिया है। 28% स्लैब के बहुत सारे प्रोडक्ट को 18% में शिफ्ट कर दिया है, और 12% के 90% प्रोडक्ट को 5% में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल सा याद रखना है। तो 0, 5, 18 और 40 ये रखे गए हैं। तो अब एक नई बात आई है निकल के, ये हम पढ़ चुके हैं पहले एक बार, हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, एक एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कैसे जीएसटी काम करती है और कैसे ये चीज़ें नहीं काम करती है ना, सब पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक नया चीज़ आई, सेस। तो हमने ये भी पढ़ा है कि एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। ठीक है, जब हमने फाइनेंस कमीशन पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सेस का मतलब होता है कि मान लो किसी की इनकम है, ठीक है, उसके अंदर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने तेल भरवाया, ठीक है, पेट्रोल, और उस पर कह दिया कि आपको 2% हेल्थ टैक्स देना पड़ेगा, कि भाई हेल्थ सेस देना पड़ेगा। हम उससे क्या करेंगे, लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एजुकेशन सेस ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके सेस लिए जाते हैं, और ये कितने भी ले लेती है सरकार। ठीक है, लेकिन ये जो सेस होता है, इस सेस का जो पैसा होता है, उस पैसे को स्टेट के साथ शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज में क्या होता है, सरचार्ज में बस इतना सा होता है, सेम चीज़ होती है, बस इसके अंदर किसी की जो हाई इनकम होती है ना, उसके ऊपर क्या लगा देती है सरकार, सरचार्ज लगा देती है। जैसे मान लो किसी की सैलरी 50 लाख है, तो टैक्स तो पे कर ही रहा है, जितनी भी स्लैब में आता है, सरकार उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स ले लेती है, उसे टैक्स ऑन टैक्स कह देते हैं, सरचार्ज। ठीक है, लेकिन वो स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए तो स्टेट उनको कह रहे थे, फाइनेंस कमीशन से हमने पढ़ा था, जो आपका अरविंद पनगड़िया वो स्टेट टू स्टेट विजिट कर रहा था, तो बहुत सारे स्टेट ने कहा कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन की लिमिटेशन है वो 41% से बढ़ा के 50% कर दी जाए, और साथ साथ जो सेस और सरचार्ज से पैसा लेते वो भी हमारे साथ शेयर होना चाहिए। समझ गए, तो वही वाली न्यूज़ है। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो 40% सिन प्रोडक्ट ले रहे हो ना, इसके ऊपर सेस भी लो, है ना, अलग से पैसा लो। ठीक है, क्योंकि जो यूज़ करेगा वो डेफिनेटली पे कर सकता है। ठीक है, तो वही बात है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऐसा 8 स्टेट ने ऐसा रिकमेंड किया है। ठीक है, without such a cess, the revenue losses from the center's proposed rate rationalization, which they estimated as at least 50%, would drastically hamper their expenditure on development the states want। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, हमारा पैसा कम होगा, तो तुम एक काम करो, उस पर लगा दो। क्यों, क्योंकि आप जानते हो लीकर है ना, डेफिनेटली सिन प्रोडक्ट है, और लीकर के ऊपर जीएसटी भी नहीं है, तो सारा पैसा स्टेट अपनी मर्जी से टैक्स लगाता है। तो कहीं लीकर 500 रुपये में है, कहीं 1000 रुपये में है। अब सोचो इसको 40% में डाल दें, मान लो फॉर एग्जांपल,
और फिर उसके ऊपर से सेस लेने की भी अलाउ कर दें, है ना, तो डेफिनेटली वो अपना शेयर पाने के लिए ऐसा कह रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी जीएसटी हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। Opposition states consider likely dip in revenue. तेलंगाना डिप्टी सीएम एस्टिमेट 7,000 करोड़ डेफिसिट, ना 7,000 करोड़ का नुकसान इससे झेला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी वही 2-4 बातें जीएसटी की। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।